नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर आपका स्वागत है एसएस एजुकेशन पाठशाला में। आज हम लोकतांत्रिक राजनीति का लेसन नंबर 2 संवाद पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ने से पहले हमको संवाद क्या है ये जानना होगा। आइए देखते हैं संवाद क्या है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें दो स्तर की सरकारें पाई जाती हैं, एक केंद्र सरकार व दूसरी राज्य सरकार, तथा जिसमें शक्तियों का बंटवारा पाया जाता है, उसे हम संघवाद कहते हैं। यानी कि जिस देश में दो स्तर या दो से ज़्यादा स्तर की सरकार पाई जाती है, जैसे कि एक तो है केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। वह अपने भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पाई जाती है, तथा इनका शक्तियों का बंटवारा संविधान में निश्चित रूप से किया गया है कि केंद्र को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है व राज्य सरकार को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है, उसे हम संघवाद कहते हैं। अब हम देखते हैं कि संघीय शासन गठन कैसे होता है, कि एक संघीय सरकार या संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार बनाया जा सकता है या किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। संघीय शासन व्यवस्था को दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। नंबर 1, दो या दो से अधिक देश मिलकर एक संघीय सरकार का गठन कर ले। जैसे अमेरिका देश है। अमेरिका स्वतंत्र होने से पहले छोटे छोटे 50 राज्यों में 50 देशों में बटा हुआ था। उसके बाद उसने ये 50 देश एक हो गए और उसके बाद उन्होंने एक संघीय सरकार का गठन किया, जिसके अंदर ये 50 देश अमेरिका के अंदर आते हैं। लेकिन ये राज्य अपने आप में स्वतंत्र भी हैं। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी प्रकार क्या है कि उन्होंने दो या दो से अधिक देशों को मिलकर एक संघीय सरकार का गठन किया है। इसके बाद देखते नंबर 2, देश की अपनी विविधता को ध्यान रखते हुए राज्य का गठन करे। जैसे अपना भारत देश है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। अब भारत आपको पता होगा कि उसका क्षेत्र काफ़ी लंबा है। उसमें विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति के लोग पाए जाते हैं। उनको एक रखने के लिए भारत ने संघीय व्यवस्था का गठन किया है। जैसे कि हरियाणा हो गया। हरियाणा राज्य गठन किस लिए हुआ है? भाषा के आधार पर, हिंदी भाषा के आधार पर। इसी प्रकार पंजाब का पंजाबी के आधार पर। सभी की क्षेत्र व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। लेकिन ये संघीय व्यवस्था अमेरिका के अपेक्षा इसमें राज्यों को कम शक्तियाँ प्राप्त है। लेकिन जो ये शासन व्यवस्था अमेरिका में पाई जाती है, इसमें राज्यों को अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। इन राज्यों का संविधान अलग है। इनका झंडा, जिसको फ्लैग बोलते वो अलग है। राष्ट्रीय गान अलग है। ये देश से अलग भी हो सकते हैं। लेकिन भारत की जो संघीय शासन व्यवस्था उनमें ऐसा नहीं है। भारत के कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, नहीं उसको केंद्र सरकार से अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। उनको सीमित मात्रा में शक्तियाँ प्राप्त है। इसी प्रकार संघीय व्यवस्था बेल्जियम में भी है, जो हमने पिछली वीडियो में समझा था कि बेल्जियम में क्या संकट था। उसके बाद उसने उसको सुधार करके एक संघीय शासन व्यवस्था अपनाई, जिससे कि उसने सभी समुदाय, उसके डच और फ्रेंच जर्मन लोग थे, उनको समान रूप से अधिकार दिए, जिससे उन्होंने एक संघीय व्यवस्था का गठन किया। आगे देखते हैं एकात्मक व संघात्मक व्यवस्थाएं क्या होती है। एकात्मक व्यवस्था वह होती है जिसमें एक ही सरकार पाई जाती है, जो कि केंद्र सरकार होती है। जैसे इंग्लैंड या फ्रांस, इन देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था है, क्योंकि इनमें केवल एक सरकार है, जिसको हम केंद्र सरकार बोलते हैं। इसके अलावा अन्य कोई राज्य सरकार या कोई अन्य सरकार नहीं। जैसे कि भारत में राज्य सरकार पाई जाती है। इसी प्रकार अमेरिका में भी सरकारें हैं। लेकिन जो एकात्मक शासन व्यवस्था में सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती है। अगर वो चाहें तो कुछ शक्तियाँ अपनी बांट भी सकती है, अपनी कुछ अन्य इकाइयों को दे सकती है। लेकिन जो
फैसले लेने की शक्ति या कोई भी निर्णय लेने की शक्ति या डिसीजन लेने की शक्ति वो सिर्फ केंद्र सरकार के पास होती है। उसमें राज्य सरकार को कोई संविधान में राज्य सरकार के लिए कोई व्यवस्था नहीं की होती है। इसके बाद देखते हैं संघ शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें 2 सरकारें या उससे अधिक सरकारें पाई जाती है, जैसे कि भारत या यूएसए। भारत में एक होती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और स्थानीय लेवल पे ग्राम पंचायत या ब्लॉक समिति बोलते हैं, या जिला लेवल पे जिला परिषद होती है। ये संघ व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था होती है। इसमें केंद्र सरकार के पास अलग शक्तियाँ होती हैं, व राज्य सरकार के पास अलग शक्तियाँ होती हैं। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। किसी के ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है। जैसे कि हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार दोनों ही केंद्र सरकार से वे स्वतंत्र हैं। इनको संविधान में अलग से शक्तियाँ दी गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संघीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, इस व्यवस्था में सरकारें 2 या 2 से अधिक व्यवस्था वाली होती है। इस व्यवस्था में 2 सरकारें होती हैं या उससे अधिक भी हो सकती हैं। 2 सरकारें से तात्पर्य, एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार। तीसरी होती है ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत, जिसको हम पंचायती बोलते हैं, या एक ब्लॉक समिति भी होती है, एक होती है जिला परिषद। इन्हीं के भी 3 भाग हैं। उसके बाद विभिन्न सत्रों की सरकार एक ही नागरिक पर शासन करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वे एक ही व्यक्ति पर शासन करती है। मान लो हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार भी व्यक्ति पर शासन करती है। और उसके बाद जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार भी शासन किस पर करेगी, इन व्यक्तियों पर करेगी। क्योंकि हरियाणा सरकार की कोई योजना आएगी तो वो योजना कहाँ काम करेगी, वो भी व्यक्तियों के लिए ही होगी। और जो केंद्र सरकार की योजनाएं होंगी वो भी व्यक्तियों के लिए ही कार्य करेंगी या उनके लिए ही होगी। अगला देखते हैं, संघीय शासन व्यवस्था में शक्ति का बंटवारा संविधान में किया हुआ है। यानी कि संघीय शासन व्यवस्था में किसी प्रकार के शक्तियों को लेकर झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि इनका संविधान में बंटवारा पहले ही हुआ होता है। क्योंकि इनमें अपनी शक्तियों को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होता है। शक्तियों के बंटवारे को हम एक बार आगे समझेंगे विस्तार रूप से। आगे देखते हैं, संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य सरकारें बदल नहीं सकती हैं। जो भारत संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे कुल 6 अधिकार है, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंदर आप कहीं भी संपूर्ण दिन में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं, या किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी भाषा बोल सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं। इस प्रकार के कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। इसको कोई भी सरकार या राज्य सरकार, या जैसे हरियाणा सरकार, पंजाब उत्तर प्रदेश सरकार, ये कोई भी अपनी मनमर्जी से इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती हैं। विभिन्न मामलों के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होता है। जैसे कि मान लो पंजाब हरियाणा राज्य के बीच कोई मान लो झगड़ा हो गया। जैसे कि कई बार हम अभी भी है वो चंडीगढ़ को लेकर पंजाब हरियाणा के मध्य झगड़ा चलता रहता है। तो इनका निपटारे के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील या याचिका दायर नहीं की जा सकती है। यह संघीय व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है। और कोई भी मान लो कोई किसी लड़ाई या किसी झगड़े का मामला है, अगर मान लो जो हाई कोर्ट होता है वो तो राज्य में होता है। अगर हाई कोर्ट ने कोई किसी दोषी को सजा दी, उसके बाद वह अगर सर्वोच्च न्यायालय में जाता था, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने जो उसको सजा दी है उसे वह मान्य होती है, क्योंकि इसके बाद कि कोई भी इससे आगे कोई सर्वोच्च न्यायालय होता नहीं है। ये देश का एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय जो कि दिल्ली में है। अब देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है।
संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है, या हम उनको 3 सूचियाँ भी कहते हैं। नंबर 1 है संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, नंबर 3 समवर्ती सूची। संघ सूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं? रेल, डाक तार, विदेशी मामले, मुद्रा इत्यादि। आपने देखा होगा कि कभी आप में ट्रेन में सफ़र किया होगा तो ऐसा कभी लिखा नहीं पाएगा कि हरियाणा की रेल या पंजाब की रेल, लिखा पाएगा भारतीय रेल, क्योंकि ये एक संघ सूची का या केंद्र सूची का विषय है। इसमें कोई भी चेंजमेंट करना है वो केंद्र सरकार करती है, इसमें राज्य सरकार का कोई हक नहीं है, ना उसको कोई शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक इसी प्रकार अगली सूची है राज्य सूची। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई, शिक्षा इत्यादि मामले आते हैं। इनमें कोई भी नियम कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार को होती है। इसमें केंद्र सरकार या संघ सरकार इसमें कोई अड़चने या नहीं डालती है। आपने देखा होगा कि हरियाणा पुलिस होती है, पंजाब पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि ये भारत की पुलिस है, क्योंकि ये विषय राज्य सूची में, तो पुलिस हमेशा राज्य की होती है, देश की नहीं। इसी प्रकार शिक्षा, जैसे कि हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, बिहार बोर्ड, ऐसे। इसके बाद है समवर्त सूची। समवर्त सूची में वे विषय, कुछ विषय ऐसे भी जो कि राज्य सूची में भी शामिल है, जैसे कि शिक्षा राज्य सूची में भी शामिल है और समवर्त सूची में भी शामिल है, जैसे कि वन विवाह, गोद लेना इत्यादि, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। इनमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों ही नियम बना सकती हैं। अगर कभी मान लो केंद्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य किसी संघ सूची के विषय को समवर्ती सूची के विषय को लेकर अगर कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो केंद्र सरकार की बात को मानना होगा। इसमें राज्य की नहीं चलेगी, क्योंकि केंद्र राज्य से ऊपर है। आगे देखते हैं संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था केवल संविधान से नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि कोई बात संविधान में लिख दी और वो अपने आप ही चल जाएगी, उसको भी लागू करना पड़ता है, उसका लागू करने की योजना होती है। अब देखते हैं संघीय व्यवस्था भारत में किस प्रकार स्थापित हुई है। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, इसमें क्या है कि देश के सभी नागरिकों को, सभी क्षेत्रों, सभी राज्य के नागरिकों को समान वोट डालने का अधिकार दिया है। वो चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि राजनीतिक पदों पर जा सकते हैं। इसलिए उन्हें भी ये विश्वास हो गया है कि संघ में उनकी बात सुनी जाती है, उनको भी अधिकार है, जिससे कि संघवाद को बढ़ावा मिलता है। संघवाद की भावना, लोगों में संघवाद की भावना पैदा करना, यानी कि अपने देश के प्रति भावना पैदा करना। जैसे देखा होगा कि जो फौज होती है उनमें देश के प्रति बहुत ज़्यादा भावना होती है, देश पर मरने मिटने की भावना होती है, जो कि संघवाद या राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है। विविधता भी महत्वपूर्ण कारक है संघीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। इसमें जैसे अपना भारत में बहुत 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में लोग लगभग अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। जैसे कि पंजाब है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, बिहार में हिंदी, व राजस्थान में भी हिंदी बोली जाती है, हरियाणा में भी हिंदी। उसके बाद जो साउथ इंडिया है, जैसे कि तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, केरल में केरला भाषा। इसके बाद जो अपना पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत में आते हैं असम, नागालैंड, इनमें अलग अलग भाषा बोली जाती है और इन सभी राज्यों का अपना अपना कल्चर होता है। इसको बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। इनकी व्यवस्था संविधान में की गई है कि वे अपनी भाषा, रहन सहन या कल्चर को बनाए रखें, जिससे कि उनमें एक एकता की भावना पैदा होती है। वे समझते हैं कि देश में उनका मान और सम्मान होता है, जिससे कि संघवाद को बढ़ावा मिलता है। अगर ऐसा नहीं होगा कि मान लो पंजाब है, पंजाब की भाषा पंजाबी है, उनकी जो वेशभूषा है उनको सरकार कहे कि आप
ये पंजाबी भाषा बोल नहीं सकते, न ही आप अपने कल्चर को दिखा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि उनमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इससे देश अलग अलग भागों में बँट जाएगा, अलग अलग टुकड़ों में बँट जाएगा, जिस कारण देश की जो राष्ट्रवाद है या अखंडता है या संघीय व्यवस्था के लिए खतरा है, वो संघीय व्यवस्था नहीं रह पाएगी। संघीय व्यवस्था रहने के लिए या बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है कि सभी क्षेत्रों सभी राज्यों को अपनी अपनी भाषा कल्चर के अनुसार उनको बनाए रखने के लिए उन्हें छूट दी जाए, जो कि भारतीय संविधान में पूर्ण रूप से दी गई है, जिससे कि भारतीय संघीय व्यवस्था आदि इतनी मजबूत संघीय व्यवस्था है। आगे देखते हैं संघीय व्यवस्था के सामने चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ, यानी कि संघीय व्यवस्था को लागू करने के लिए कौन कौन सी चुनौतियाँ होती हैं। क्षेत्रवादी भावना, क्षेत्रवाद की वह भावना है जो राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए बहुत खतरा होती है। प्रत्येक क्षेत्र, जैसे हरियाणा है, हरियाणा के लोग चाहते हैं, हरियाणा के लोग समझते हैं कि मान लो पंजाब के व्यक्ति खराब है या बिहार के खराब है, उन्हें एक अपने क्षेत्र विशेष से लगाव, वे अपने क्षेत्र अपने कल्चर से प्यार करते हैं, वे देश से प्यार नहीं करते। इसी प्रकार पंजाब यही समझता है कि पंजाब राज्य उनका सबसे उत्तम राज्य है, देश में सबसे उत्तम राज्य है। वे किसी अन्य राज्य, हरियाणा हो गया, बिहार, यूपी, इनको सबसे उत्तम समझते हैं। वे अपने पंजाब को या अपने क्षेत्र को ही विशेष समझते हैं। ये क्षेत्रवाद की भावना एक संघीय व्यवस्था या राष्ट्रवाद के लिए खतरा होती है, क्योंकि इसमें राष्ट्रवाद की भावना नहीं होती, इसमें क्षेत्रवाद की भावना होती है। अपने क्षेत्र विशेष के प्रति लोगों का लगाव ज़्यादा होता है। अगर आप किसी हरियाणा से किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो आपको क्या होगा कि अपने क्षेत्र के प्रति लगाव ज़्यादा होगा। या आप मान लो हरियाणा से कहीं बिहार या कहीं साउथ इंडिया में घूमने गए, उसमें अगर आपको एक हरियाणवी बंदा मिल जाता है तो आपको बहुत सुकून चैन मिलता है, आपको लगेगा कि मेरा क्षेत्र का या मेरे राज्य का कोई बंदा मिल गया। ये एक क्षेत्रवाद की भावना है। क्षेत्रवाद की भावना संघवाद को लागू नहीं होने देती है। नंबर 2, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। अगर आज वर्तमान भारत में 28 राज्य हैं, स्वतंत्र भारत में केवल 14 राज्य थे। उसके बाद अलग अलग राज्यों ने भाषा के आधार पर राज्य गठन की मांग उठाने लगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1953 में 1900 राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। इसके बाद इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में केंद्र सरकार को सौंपी। सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बना था। उसके बाद यह प्रक्रिया से धीरे धीरे चलती रही। उसके बाद हरियाणा पंजाब भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बने। जैसे कि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में हिंदी भाषा बोली जाती है। इसी प्रकार ये राज्य भाषा के आधार पर है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र के हिसाब से भी राज्य बन जाते हैं, जैसे कि उत्तराखंड है या ये अपने ईस्ट के जो स्टेट हैं जैसे कि असम, नागालैंड, ये एक क्षेत्र के हिसाब से राज्य बने हैं। अगर ये राज्य गठन भाषा के आधार पर इसी प्रकार चलता रहा तो संघीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत खतरा है, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना नहीं पनपने देता है। लोग अपने कल्चर, अपनी भाषा को अधिक प्यार करते हैं देश के अलावा। केंद्र सरकार को अधिक शक्ति देना संघीय व्यवस्था के लिए ये भी एक मुख्य चुनौती है, क्योंकि भारतीय संविधान में राज्य सरकार की अपेक्षा केंद्र सरकार को अलग ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। जब कभी भी देश में राष्ट्रपति शासन लगता है तो जो राज्य की शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र सरकार के पास चली जाती है। केंद्र सरकार जब चाहे उनमें परिवर्तन कर सकती है। साथ ही केंद्र सरकार के पास ही ये शक्ति है कि केंद्र सरकार किसी राज्य की ज़मीन को इस राज्य को दे दे
या इसका नाम चेंज कर दे या इसकी सीमा परिवर्तन कर दे, ये शक्ति भी केंद्र सरकार के पास है। इसलिए भी राज्य सरकारें केंद्र सरकार से नाराज रहती हैं। आगे देखते हैं, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। आपको पता होगा कि भारत में कुल राज्यसभा की 250 सीटें हैं। 250 में से हर राज्य से अलग अलग आते हैं, जो कि वो असमानता का कारण बनती है। हरियाणा से एक, गोवा से मात्र एक, इसकी अपेक्षा यूपी से यानी कि उत्तर प्रदेश से 13 निर्वाचित होकर राज्यसभा में आते हैं। इसी कारण भी असमानता लगातार बनी रहती है। इस असमानता के कारण भी संघवाद के लिए एक मुख्य चुनौती है। आगे देखते हैं, 1992 में संविधान संशोधन की क्या विशेषताएं थी। संशोधन का अर्थ होता है संविधान में बदलाव करना या कुछ परिवर्तन करना। देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। अब ग्राम पंचायतों का चुनाव करवाना निश्चित हो गया। 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां व 74वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके आधार पर गांवों के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया गया था और शहरों के लिए, जो छोटे शहर हैं, उनके लिए नगर पालिका का गठन किया गया था। अब वे निश्चित कर रहा था कि हर 5 वर्ष में ग्राम पंचायत या नगर पालिका में चुनाव होंगे। SC ST व अन्य पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित कर दी। आपने देखा होगा कि कुछ सीटें परमानेंटली SC ST के लोगों के लिए आरक्षित होती है, उस पर कोई जनरल कैटेगरी या अन्य कैटेगरी का चुनाव नहीं लड़ सकता है। 1/3 स्थान महिलाओं के लिए दिए गए, यानी कि 100 में से लगभग 33% स्थान महिलाओं के लिए भी आरक्षित रखे गए। हर राज्य में नगर पालिका व पंचायतों के चुनाव के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया, यानी कि हर 5 वर्ष में चुनाव कराने के लिए एक संस्था का गठन किया गया। इस संस्था का नाम था चुनाव आयोग, जो हर 5 वर्ष में चुनाव कराता है। जो चुनाव लड़ता उसके लिए चुनाव आयोग का कार्य होता है कि जो चुनाव लड़ रहा है व्यक्ति, उसके लिए उसके चुनाव चिन्ह घोषित करना या चुनाव की तिथि निश्चित करना इत्यादि कार्य चुनाव आयोग के होते हैं। राज्य सरकारें अपने राजस्व का कुछ स्थानीय सरकारों को देंगी, यानी कि जो राज्य सरकार होती है, जो टैक्स होता है, जो पैसे होते हैं, वे गांवों में जो स्थानीय सरकार वो पंचायत होती है, उन पंचायतों के लिए, और जो छोटे शहर होते हैं उनमें होती है नगर पालिका, उनके विकास के लिए, उनके कार्यों के लिए राज्य सरकारें पैसा देंगी। ये व्यवस्था 1992 के संविधान संशोधन में की गई थी। यह लेसन यहाँ पे समाप्त होता है। कृपया वीडियो को शेयर लाइक कर देना।